तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आइए कुछ पढ़ते हैं, धमाकेदार पढ़ते हैं, इनकम टैक्स को पढ़ते हैं। और लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था और एक टॉपिक कंप्लीट किया था। जो टॉपिक कंप्लीट हुआ था वो था प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की बातें हम कर रहे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको थोड़ा रिवाइज करके फिर से चलेंगे हम। अभी आप बुक में नहीं देखेंगे, आप सिर्फ अपने मन में रिवाइज करेंगे कि प्रीवियस ईयर इक्वल टू असेसमेंट ईयर कब हो जाता है। अभी तक जो रूल हमने पढ़ा था उसके हिसाब से कि प्रीवियस ईयर की इनकम पर असेसमेंट ईयर में टैक्स लगता है, पर अब जो हम उसके एक्सेप्शन हमने पढ़े थे, 5 एक्सेप्शन थे। इन 5 केस में प्रीवियस ईयर की इनकम पर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लग जाएगा। गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यू का लॉस हो जाएगा, इसलिए गवर्नमेंट ने ये 5 केसेस डाले हैं। इन 5 सर्कमस्टांसिस के अंदर गवर्नमेंट हाथ के हाथ लोगों से टैक्स लेना चाहती है। जिसमें पहला केस कौन सा था कि अगर एक नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस में है और नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस करता है तो उसे अगर इंडिया से कोई फ्रेट की इनकम होती है तो उसे टैक्स पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ लिविंग शिप। ठीक है, और रेट वहाँ पर 7.5% था। रेट आपको याद नहीं करना, सेक्शन 172 था, सेक्शन नंबर आपको याद नहीं करना। फिर सेकंड हमने देखा कि अगर कोई इंडिया को छोड़ के जा रहा है, नीरव मोदी वाला केस, तो आपको पहले टैक्स पे करना पड़ेगा अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये परमानेंटली सेटअप होने वाला है। थर्ड पॉइंट था हमारा एओपी बीओआई वाला। कुछ बच्चे कह भी रहे हैं सर थोड़ा इसको रिवाइज कर दीजिए। थर्ड पॉइंट था हमारा एओपी बीओआई वाला। एओपी बीओआई में क्या पॉइंट था बेटा कि अगर कोई एओपी बीओआई बनी हुई है या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, ये एओपी बीओआई क्या होती है हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद में। पर फिलहाल एओपी बीओआई जो है किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए बनी है। एक तरह की पार्टनरशिप मान लो, जो आपकी इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप है जिसको आपने डीड नहीं बना रखा, ठीक है ना, जिसको आपने फाइनलाइज नहीं कर रखा, जिसको आपने एग्रीमेंट नहीं कर रखा। एक अन एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट मतलब जो आप एक साथ मिलकर काम कर रहे हो, उसे एओपी बीओआई बोल सकते हो आप। तो एक एओपी बीओआई ने कोई इवेंट कंप्लीट किया है और इवेंट कंप्लीट करने के बाद में कोई फर्दर इवेंट आप नहीं करने वाले उस एओपी बीओआई के अंदर, और एओपी बीओआई को आप डिजोल्व कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट कह रही है जब एओपी बीओआई डिजोल्व हो गई है तो प्रीवियस ईयर में आप टैक्स पे कर दीजिए। इसके बाद में था अगर आपने कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है टैक्स को अवॉइड करने के लिए, तो अगर गवर्नमेंट को पता चल जाता है तो भी उस पर टैक्स आपको देना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में था अगर आपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर दिया है तो उस केस में भी क्या होगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अमल खंडेलवाल में पहले ही सब कुछ लिख दिया है, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में हमने स्टार्ट किया था सेक्शन 4, हमारे इनकम टैक्स एक्ट का चार्जिंग सेक्शन था। सेक्शन 4 को आपको एमसीक्यू में नोट करना है। जो सेक्शन 4 है आपका, उसको आप एमसीक्यू में नोट करके रखिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सेक्शन 4 जो है वो चार्जिंग सेक्शन है पूरे इनकम टैक्स एक्ट का। इनकम टैक्स एक्ट जो आपका है 1961, इसका सेक्शन 4 जो है वो चार्जिंग सेक्शन है। ठीक है ना, और चार्जिंग सेक्शन के बारे में हमने कल थोड़ी सी शुरुआत की थी। आइए यहीं से हम क्लास को बढ़ाते हैं, फिर से पढ़ते हैं अपने चार्जिंग सेक्शन को। तो निकालो बच्चों मॉड्यूल अपना, जो प्रिंट आउट आपने ले रखा है उस प्रिंट आउट को निकाल लीजिए और पहुंच जाइए सेक्शन 4 पर। अभी आप कोई चैट नहीं करेंगे, कुछ लिखेंगे नहीं, क्योंकि मैं पहले कंसेप्ट समझाऊंगा आपको, इसलिए मैं आपका चैट रूम बंद कर रहा हूँ। कुछ लिखोगे तो भी नहीं दिखेगा मुझे, ठीक है। सीधा आ जाइए सेक्शन 4 की तरफ। सेक्शन 4 है आपका पेज नंबर 1.35 पे। चलिए पढ़ते हैं इसको, फिर से स्टार्ट करते हैं इसको। सेक्शन 4 जो इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन है आपका, ये एमसीक्यू लेवल पर इंपॉर्टेंट है। ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज द चार्जिंग सेक्शन विच प्रोवाइडेड दैट 1 2 3 4, ये 4 पार्ट में आपको कुछ बता रहा है। क्या क्या बताता है? टैक्स शैल बी चार्ज्ड एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड, कि सर जो टैक्स होगा वो चार्ज किया जाएगा जो रेट लिखी गई हैं। कहाँ लिखी गई हैं? या तो एनुअल फाइनेंस एक्ट के अंदर या फिर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। सर इसका मतलब क्या है? मतलब बेटा अगर आपने इंडिया से कोई इनकम को अर्न किया है, जैसे मान लो मैंने 10 लाख रुपए कमाया है, तो इस 10 लाख पे जो टैक्स लगेगा उस टैक्स के रेट कहाँ लिखे गए हैं? एनुअल फाइनेंस एक्ट में या फिर इनकम टैक्स एक्ट में, या दोनों में। ठीक है, ये बोल रहा है सेक्शन 4 का पहला पॉइंट। फिर बोल रहा हूँ, बहुत आसान सा पॉइंट है कि अगर आपने इंडिया में कोई इनकम को अर्न कर लिया है तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा भाई। हाँ सर टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स के रेट कहाँ से लोगे आप?
तो टैक्स के रेट देखने के लिए आपको एनुअल फाइनेंस एक्ट में जाना पड़ेगा जो हर साल आता है, और दूसरा आपको इनकम टैक्स एक्ट में भी कुछ स्पेशल रेट नहीं है वो आपको देखने पड़ेंगे, उसी के हिसाब से आपको इस पर टैक्स देना है। मतलब आप अपने मन की मर्जी से टैक्स नहीं दे सकते, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट आपको इस पर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स जो भी लगेगा। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, ये जो सेक्शन है आपका सेक्शन 4, ये सभी पर्सन्स पर लगता है। जो सेक्शन 231 में 7 पर्सन होते हैं हमारे, उन सब पे लगता है। अभी 231 हम पढ़ेंगे बेटा आज की क्लास के अंदर ही, अगर टाइम मिलेगा तो, ठीक है। तो इसमें 7 एसएससी है हमारे इंडिया के अंदर, इनकम टैक्स जिस पे लगता है वो 7 एसएससी है। पहला हो गया इंडिविजुअल, फिर दूसरा एचयूएफ, तीसरा एओपी बीओआई, चौथा एजीपी, पांचवा कंपनी है, छठा आपका फर्म है, और सातवां आपका ट्रस्ट है। तो इन 7 लोगों पे क्या लगता है, इनकम टैक्स लगता है, इसे पर्सन कहते हैं हम, ठीक है। तो इन सभी 7 पर मैं कह सकता हूं कि सभी के सभी ऑल एसएससी पर क्या होता है बेटा, ऑल पर्सन्स पर क्या होता है, इनकम टैक्स एक्ट लगता है। पॉइंट नंबर 3, द टैक्स चार्जेबल ऑन टोटल इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड नॉट असेसमेंट ईयर। ये वो केस है बेटा जहां पर प्रीवियस ईयर की इनकम पर प्रीवियस ईयर में टैक्स देना पड़ेगा। क्यों सर स्पेशल क्यों लिखा, क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि प्रीवियस ईयर की इनकम पर असेसमेंट ईयर में टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए चार्जिंग सेक्शन ने पहले कह दिया कि सर अगर आपने प्रीवियस ईयर में वो 5 केसेस में इनकम कमाई है तो 5 केसेस में उसी साल क्या कर देना, टैक्स पे कर देना। तो लिखा भी यहाँ पर, इसके कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस भी हैं, सेक्शन 172, 74, 74A, 75 और 76। सेक्शन नंबर आपको याद नहीं रखने हैं, बस ये पॉइंट याद रखना है। वैसे बता दूं बेटा, थ्योरेटिकल पॉइंट से एग्जाम में पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं आता, बस आपको ये एमसीक्यू याद रखना है इसका। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, टैक्स शैल बी लेविड इन अकॉर्डेंस विद एंड सब्जेक्ट टू द वेरियस प्रोविजन कंटेन इन दिस एक्ट। कि जो भी इस एक्ट में लिखा हुआ है उसके हिसाब से आपको उसके रूल्स, उसके सेक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब इनकम टैक्स एक्ट ने जो जो बातें कही है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आपको इस डेट पे रिटर्न फाइल करनी है, इनकम टैक्स कहता है कि आपको इतना डिडक्शन लेना है, इनकम टैक्स कहता है कि आपकी इनकम कंसिडर की जाएगी। तो जैसे जैसे एक्ट में लिखा गया है उन सभी शर्तों को आपको मानना पड़ेगा या फिर उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। लास्ट में क्या लिखा है, द सेक्शन इज टू बी द बैकबोन, अंडरलाइन कर लो बेटा, ब्लॉक बना लो इसका बैकबोन का और लिख दो साइड में एमसीक्यू। मतलब पूरे एक्ट जो है हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जो बैकबोन है वो सेक्शन 4 है बेटा, ठीक है ना। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बैकबोन कौन सी है, तो सेक्शन 4 है। ऑफ लॉ ऑफ इनकम टैक्स सो फार एज द सर्व एज द मोस्ट ऑपरेटिव प्रोविजन ऑफ टैक्स, द टैक्स लायबिलिटी द पर्सन स्प्रिंग फ्रॉम दिस सेक्शन। तो सारी टैक्स लायबिलिटी इसी सेक्शन से आती है आपकी, ठीक है। तो कुल मिला के हमने ये टॉपिक अभी जो पढ़ा है उसमें सिर्फ 2 बातें आपको याद रखनी है। पहली सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन है और दूसरी ये क्या आपकी बैकबोन है। बाकी चीजें आप चाहो तो छोड़ सकते हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रेलेवेंस नहीं है इसका, एग्जाम में ये नहीं आता, ठीक है बच्चों। समझाने के लिए मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। आगे बढ़ते हैं, रेट ऑफ टैक्स। जो रेट ऑफ टैक्स की जो बात चल रही थी उसी से हम बात करेंगे बेटा, रेट ऑफ टैक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ टैक्स, इनकम टैक्स इज टू बी चार्ज एट द रेट फिक्स फॉर द ईयर बाय फाइनेंस एनुअल फाइनेंस एक्ट। बता रखा है यहां पर कि हर साल पार्लियामेंट में एक फाइनेंस एक्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, कि जो भी हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो इनकम टैक्स एक्ट में एनुअल फाइनेंस बजट पेश करेगा और उसमें इनकम टैक्स के रेट लिखेगा और वही रेट पर आपको क्या है, टैक्स पे करना है। तो क्या लिखा, इनकम टैक्स, तो टैक्स रेट, रेट ऑफ टैक्स कहां से आपको देखना है, इनकम टैक्स इज टू बी चार्ज। तो इनकम टैक्स कैसे चार्ज किया जाएगा कि जो रेट फिक्स कर दिए गए हैं, कहां फिक्स कर दिए गए बेटा, एनुअल फाइनेंस एक्ट के अंदर। परंतु यही नहीं है, आपको इनकम टैक्स एक्ट के भी रेट देखने हैं। सर कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन नहीं है बेटा, देखो 2 बातें याद रखो। जो टैक्स रेट है वो 2 जगह लिखे गए हैं, एक तो एनुअल फाइनेंस एक्ट में लिखे जाते हैं और एक इनकम टैक्स एक्ट में लिखे जाते हैं, ठीक है ना। एक एनुअल फाइनेंस एक्ट में कुछ रेट लिखा गया, ऐसे मान के चलो 2 अलग अलग किताबें हैं, एक तो है एनुअल फाइनेंस एक्ट और एक है इनकम टैक्स एक्ट। दोनों में टैक्स रेट हैं, इन दोनों के टैक्स रेट आपको देखने हैं। अभी हमने क्या पढ़ा पहली लाइन में कि पहली किताब के अंदर, पहली किताब का नाम क्या है हमारे, एनुअल फाइनेंस एक्ट, उसके टैक्स रेट जो फिक्स कर दिए वो देखने हैं। साथ साथ में सेक्शन 2 ऑफ फाइनेंस एक्ट 20, रीड विद पैरा पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू बी फाइनेंस एक्ट 20, seek to be specify the rate of which the income tax to be levied on the income chargeable to tax in the assessment year 2021। सर कुछ समझ में नहीं आया, चलो छोड़ो, पार्ट 1 क्या है, छोड़ो इसको, एक बार छोड़ देते हैं इसको। सेकंड में देखते हैं क्या लिखा है, पार्ट 2, lay down the rate of which the tax is to be deducted at source during the financial year 2021
फ्रॉम द इनकम सब्जेक्ट टू द डिडक्शन अंडर द इनकम टैक्स 1961। सर ये भी समझ में नहीं आया, चलो छोड़ो, नहीं समझ में आया तो आगे तो देखते हैं तीसरे में क्या लिखा हुआ है। लेट डाउन द रेट ऑफ चार्जिंग टैक्स इन द सर्टेन केस rate for deducting the income tax from income chargeable under the head salary and rate of computing the advance tax of financial year 2021। और पार्ट थर्ड में लिखा हुआ फर्स्ट शेड्यूल टू बी द फाइनेंस एक्ट 20, इट बिकम द पार्ट वन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फाइनेंस एक्ट 21 एंड सो ऑन। सर कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, आपने जो बताया ठीक है, पर ये पल्ले नहीं पड़ा। ऐसा हो सकता है पल्ले ना पड़े। अब एक काम करो, छोटा सा एक डायग्राम बनाओ। आपका ये जो पेज है ना बेटा, ये लास्ट में लास्ट लिखा हो ना, ये वाला हिस्सा, इस पे एक छोटा सा डायग्राम बनाओ। लिखना, लिख लो साथ साथ में। फाइनेंस एक्ट 2020, इसके हैं बेटा 3 पार्ट। एक में लिखना फर्स्ट पार्ट, पार्ट फर्स्ट, दूसरा है पार्ट सेकंड, और तीसरा है पार्ट थर्ड। ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में लिखा है स्लैब रेट ऑफ इनकम टैक्स। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है बेटा टीडीएस रेट ऑफ इनकम टैक्स। और थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है टीडीएस ऑन सैलरी। बना लीजिए इसको। अब समझिए क्या बना है। देखो बच्चों, ये जो ऊपर हमने पैराग्राफ पढ़ गया है ना, ये थोड़ा घुमा फिरा के इसने लिखा है, पर ये कहना क्या चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि जो आपका एनुअल फाइनेंस एक्ट जो होता है उसके 3 हिस्से होते हैं। ठीक है ना। जैसे एक किताब के 3 इन्होंने हिस्से बना रखे हैं। जो उसका फर्स्ट पार्ट होगा, जो उसका पहला पेज होगा, उस पेज पर हम स्लैब रेट लिखेंगे। मतलब एक तरह से स्पेसिफाई कर रहे हैं कि सर किस रेट को कहां पर लिखा गया है एनुअल फाइनेंस एक्ट के अंदर, है ना। हमारी बुक के अंदर फर्स्ट चैप्टर कहाँ है, सेकंड चैप्टर कहाँ है, थर्ड चैप्टर कहाँ है, वैसे बता रखा है कि एनुअल फाइनेंस एक्ट के अंदर रेट लिखे हैं, फिक्स कर रखी रेट हमने, पर कौन सी रेट कहाँ लिखी गई हैं उसके लिए हम आपको बता रहे हैं। जो स्लैब रेट्स होती हैं इनकम टैक्स की, वो पहले पार्ट में लिखी गई हैं। टीडीएस के रेट हमारे सेकंड पार्ट में लिखे गए हैं, और टीडीएस ऑन सैलरी का जो रेट है बेटा वो हमारे थर्ड पार्ट में लिखा गया है। बस इतनी बात बोलना चाह रहे हैं। तो अब जब फ्यूचर में जब आप इसे पढ़ेंगे, इन फ्यूचर जब आप इसे पढ़ने बैठें, तो ये जो कहानी है बेटा इतनी बड़ी, ये जो कहानी है इसको पढ़ने की जरूरत अब आपको नहीं है। आपको क्या पढ़ना है, केवल और केवल मेरा जो डायग्राम मैंने आपको बना के दिया है, केवल इसे आप पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने से आपका ऊपर वाला पैराग्राफ पूरा कवर हो जाएगा। साथ साथ में लिखते रहना बेटा। अगर आपने लिख लिया है तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। जल्दी बताइए, डन आप लिख दीजिए कि हाँ सर हो गया। ठीक है। अब इसमें समझ में नहीं आया ऐसा तो कुछ है ही नहीं बेटा, कि भाई ये तो कोई बात ही नहीं सर, ये समझ में नहीं आया।
समझ में क्या नहीं आया? किताब है, उसके 3 टुकड़े हैं, पहले टुकड़े में ये लिखा है, दूसरे में ये वाला लिखा हुआ है और तीसरे में ये वाला लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था थ्योरेटिकल। सर ये याद करना है क्या? बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ऐसे क्वेश्चनों की उम्मीद करता हूँ। आप छोटे बच्चे हो बेटा अभी, तो बेटा ये एमसीक्यू लेवल पे याद रखना है, ये एमसीक्यू लेवल पे याद रखना है। जो भी डायग्राम जो बनता है बेटा वो एमसीक्यू लेवल के लिए बनाता हूँ मैं, ठीक है ना? तो ये डायग्राम आपका एमसीक्यू लेवल पे है। आपको पता होना चाहिए पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है और पार्ट 3 में क्या है। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है इंस्टीट्यूट, ठीक है? थ्योरेटिकल इसमें एग्जाम में नहीं आता। ठीक है सर, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हटा देता हूं इसको सारे को मैं। चलिए पेज नंबर 1.36 पर अब स्लैब रेट बता रखी है बेटा, है ना? मतलब पार्ट फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्लैब रेट एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर 2021 आर एज फॉलोज। ठीक है, आपको यहां से कुछ भी नहीं पढ़ना, मैं पहले आपको कुछ सिखाऊंगा यहां पर, उसके बाद में ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमें बहुत कुछ सीखना है इसके अंदर। ठीक है ना? अब 2 मिनट तक आप, आने वाले 5 मिनट तक सिर्फ आप अपने मोबाइल की या अपने लैपटॉप की या टैबलेट की स्क्रीन पे देखेंगे। हम पढ़ रहे हैं बेटा स्लैब रेट। स्लैब रेट मतलब कि सर अगर कोई पर्सन इनकम कमा लेता है तो उस पर टैक्स कैसे लगता है, वो हमें सीखना है। ठीक है ना? वैसे तो जब मैं आज के 4 महीने बाद में जब आपको चैप्टर नंबर 8 पढ़ाऊंगा, ये स्लैब रेट फिर से रिवाइज करूंगा, कंप्लीट स्लैब रेट आपको फिर से रिवाइज करूंगा और फिर से कैलकुलेशन सिखाऊंगा आपको। पर क्योंकि ये बेसिक वाले चैप्टर में दिया हुआ है, तो एक ड्यूटी बनती है मेरी कि इस चैप्टर में भी आपको ये समझा के चलूँ, ताकि मुझे वहाँ पर इतनी मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर कंप्लीट स्लैब रेट समझेंगे और वहाँ पर उसको मैं रिवाइज करवा दूंगा फिर से चैप्टर नंबर 8 के अंदर। स्लैब रेट, सबसे पहली बात मैं यहाँ पर कुछ नाम लिख रहा हूँ। पहला पर्सन है इंडिविजुअल। कौन होते हैं इंडिविजुअल? सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में 7 पर्सन की बात की गई है कि हमारे इनकम टैक्स में ये 7 लोग हैं जिनको टैक्स पे करना होता है। ठीक है ना? तो जो 7 पर्सन है उसमें सबसे पहला पर्सन होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब बेटा नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब जो व्यक्ति जन्म लेता है, जो बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, शादी होती है, ठीक है ना, मर जाता है, बीमार होता है, कोरोना होता है जिसके, वो होता है इंडिविजुअल। ठीक है, राम श्याम मोहन, ठीक है, सीता, गीता, सुनीता, ये सब कौन है बेटा? इंडिविजुअल्स हैं। दूसरा होता है HUF, जो आपने अपने फाउंडेशन में पढ़ा था, कंप्लीट आपने पढ़ा था HUF के बारे में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, जिसमें बौद्ध और सिख भी आते हैं, मुस्लिम इसमें नहीं आते। इसके 2 स्कूल हैं, वो सब आपने पढ़ा हुआ है, तो इस पर चर्चा नहीं करूंगा मैं। तीसरा होता है AOPBOI, इसकी चर्चा भी बाद में करेंगे जैसे मैंने बोला आपको। और सबसे लास्ट में होता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, AJP। ये 4 लोग हैं बच्चों। फिर देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा और ये है चौथा। पहले मैं इन 4 लोगों की आपको टैक्स रेट कैसे निकलता है वो समझा रहा हूं। ठीक है ना? अब समझिए, कुछ लिखना नहीं है, कुछ भी नहीं लिखना, आपको सिर्फ देखना है मैं क्या कर रहा हूं कि सर अगर इन चारों में से किसी की भी इनकम, इन चारों में से किसी की भी इनकम 0 से लेकर 2,50,000 तक है, 2,50,000, तो इनको जो इनका जो टैक्स रेट है वो रहेगा 0%। समझिए, सर मैं राम हूं और मेरी जो इनकम है वो साल की 2 लाख रुपए की है, तो मुझे क्या इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। क्यों नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि 2,50,000 तक गवर्नमेंट किसी से टैक्स नहीं लेती। यदि आप 2,50,000 साल के कमाते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। आपको मतलब इन चारों को, कौन कौन है? इंडिविजुअल, HUF, AOPBOI और AJP, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सर AJP क्या होता है? बात करेंगे बेटा, जब मैं आपको सेक्शन 231 पढ़ाऊंगा तो इन सब की बातें करेंगे। पर फिलहाल सोचिए 4 लोग हैं अलग अलग, इंडिविजुअल, HUF, AOPBOI और AJP। इन 4 का हम टैक्स निकालना सीख रहे हैं। अगर इन चारों में से
किसी की इनकम 2.5 लाख तक की है, 2,50,000 2,50,000 है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पर यदि इनकम आपकी 2,50,000 से बढ़ जाती है, मतलब 2,50,000 एक रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक, तो उस पर 5% के हिसाब से टैक्स लगता है। तो मैं कह सकता हूं, इसका मतलब हो गया कि 2,50,000 के बाद की जो नेक्स्ट 2,50,000 है, उस पर टैक्स रेट कितना हो गया? 5%। समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक मिस्टर राम है, ठीक है बच्चों, और इनकी जो इनकम है वो इनकम है बेटा 4 लाख रुपए की। कैलकुलेट टैक्स, हमें इसका टैक्स निकालना है। तो मैं कहूंगा क्योंकि राम एक इंडिविजुअल है तो इसको स्लैब रेट से टैक्स देना पड़ेगा। तो इस 4 लाख में पहले 2,50,000 तक तो टैक्स लगेगा नहीं बच्चों, जीरो टैक्स है। बाकी जो बच गया 1,50,000, इस पर 5% के हिसाब से जो टैक्स देना पड़ेगा, जो कितना आएगा? 7,500। आया समझ में आपको? तो इसका टैक्स कितना आ गया? इसका टैक्स आ गया बेटा 7,500। ठीक है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है पर 10 लाख तक की है, तो आपको 20% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं भावना का क्वेश्चन है 1,50,000 पर टैक्स क्यों लगा? बेटा 4 लाख की इनकम है ना, 2,50 तक तो टैक्स लगता नहीं है। 4 लाख कमाए आपने, 2,50 पे गवर्नमेंट ने माफ कर दिया, बाकी बचा कितना? 1,50 बचा, उस पर 5% टैक्स दे दीजिए। ये तो लिखा है मैंने कि 2,50,000 के बाद में जो 2.5 लाख आएगा, है ना, 2.5 लाख आएगा, मतलब 4 लाख की इनकम है आपकी, तो 1.5 लाख की तो आपने एक्स्ट्रा कमाया है, तो जितना एक्स्ट्रा कमाया उस पर कितना आएगा? 5% आएगा। ठीक है। अब 5 लाख से ऊपर पर 10 लाख तक रेट कितना रहेगा आपका? 10%, सॉरी 20%। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? ये बात कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट 5 लाख होगा, आराम से बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दी नहीं कर रहा, मैं पूरा टाइम दूंगा आपको समझने के लिए, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा। तो नेक्स्ट 5 लाख पर 20% के हिसाब से टैक्स लगता है। ठीक है सर, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब इस 10 लाख के बाद जितनी भी इनकम है, 10 लाख एंड अबव, उस पर टैक्स रेट क्या रहेगा? 30%। ये हमारा इन चारों का क्या है? स्लैब रेट है। एक एग्जाम्पल करते हैं बेटा, इस पे आपको नोट नहीं करना एग्जाम्पल, बस आपको समझना है, मेरे साथ साथ समझते रहिए एग्जाम्पल को। नोट करवाने के लिए अलग से एग्जाम्पल करवाऊंगा आपको मैं। एग्जाम्पल कि मिस्टर राम है, उनका जो इनकम है वो इनकम है बेटा 15 लाख रुपए का। कैलकुलेट टैक्स पेबल, आपको टैक्स पेबल बताना है। तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे सर सॉल्यूशन के अंदर कि सर ये जो 15 लाख रुपए की इनकम है इनकी, देखो अभी मैं समझाने के लिए ऐसा फॉर्मेट यूज कर रहा हूं, है ना, फॉर्मेट बताऊंगा कौन सा होता है, सिर्फ समझाने के लिए यूज कर रहा हूं इसको मैं। इस 15 लाख में पहले 2,50,000 पे तो टैक्स लगेगा नहीं, जीरो है। अगला जो 2,50,000 होगा उस पर कितना है? 5% के हिसाब से कितना आएगा बेटा? 12,500। ठीक है। कहां तक पहुंच गए हम? 5 लाख तक पहुंच गए। इसके बाद का जो 5 लाख होगा उस पर रेट कितना है? 20% है, तो कितना आ गया? ये 1 लाख। इसके बाद का जो बच गया, कितना बच गया बेटा? 10 लाख से ऊपर कितना है? 10 लाख तक पहुंच चुके हम, 5 लाख है सर। तो इस ऊपर वाले 5 लाख पर टैक्स कितना आएगा? 30%, जो होगा 1,50,000।
अगर हम इन सब का टोटल करें, इन सब का हम टोटल करें तो हमारा टैक्स पेबल कितना आ रहा है, 2,62,500। यश ने पहले ही आंसर दे दिया मुझे, ठीक है बेटा। तो 2,62,500 क्या होगा आपका टैक्स होगा। यहाँ तक समझ आया आपको? आइए फिर रिवाइज करते हैं। अगर आप इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हैं तो आपको स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है बेटा। और स्लैब क्या है, पहले 2.5 लाख पर आपको कोई टैक्स नहीं देना, अगले 2.5 लाख पर 5% का टैक्स लगेगा, उसके अगले 5 लाख पर 20% टैक्स लगेगा, उसके बाद जो भी होगा उस पर कितना लगेगा, 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब इस पॉइंट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे आप पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा। अदरवाइज मुझे लिखिए डन सर, आगे बढ़िए आप। डन, चलिए बच्चों ने लिख दिया सर, नो प्रॉब्लम, सब कुछ क्लियर है। आराम से धीरे धीरे करेंगे बेटा, थोड़ा टेक्निकल है ये, है ना। तो मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, चाहे मुझे 2 लेक्चर एक्स्ट्रा लगाने पड़े, आपको समझ में आना चाहिए। सर इसको नोट कब करना है? बिल्कुल करवाऊंगा बेटा, जब बोलूंगा सब कुछ नोट करवाऊंगा, PDF के अंदर कहूंगा आपको कि बेटा ये नोट करना है, तो प्लीज अभी नोट नहीं करना, क्योंकि बेसिक बता रहा हूं आपको, जब बढ़िया क्वेश्चन करेंगे तब करेंगे इसको नोट हम, ठीक है। अब आइए बच्चों, अब फिर से सुनते हैं कहानी को, फिर मैं घुमा रहा हूं यहां पर। मैंने क्या बोला, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और AGP, इनका स्लैब रेट है बेटा ये वाला जो आपके सामने नीचे नजर आ रहा है। अब मैं कहता हूं अगर कोई इंडिविजुअल, किसकी बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, अगर कोई इंडिविजुअल जिसकी एज, देखो मैं सिर्फ इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, मतलब इन चारों में सिर्फ किसकी बात हो रही है, अब पहले वाले की बात हो रही है। इन तीनों का, सेकंड से लेकर फोर्थ का, इन तीनों का तो हमेशा स्लैब क्या चलेगा, यही चलेगा, कंफ्यूज मत हो ना। HUF चाहे कोई भी हो, हमेशा उसे 2,50,000 पर टैक्स नहीं देना, अगले 2,50,000 5% है, उसके अगले पर 5 लाख पर है, वही रेट चलेगा बेटा। बात की चल रही है सिर्फ इंडिविजुअल की, मैंने ब्लॉक बनाया इंडिविजुअल का क्योंकि एज इंडिविजुअल की होती है। अगर एक इंडिविजुअल है जिसकी एज 60 और मोर, 60 से ज्यादा है, या फिर ऐसे लिखते हैं इसको, ज्यादा क्लैरिटी आएगी, इसकी एज 60 से लेकर 79 ईयर के बीच में है, मतलब 60 साल से लेकर 79 ईयर का अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसे हम सीनियर सिटीजन कहेंगे, ठीक है। और उसका जो स्लैब है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब क्या स्लैब आएगा उसका, क्योंकि पहले क्या था, 0 से लेकर 2,50,000 पर आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, 0% था। अब ये 2,50,000 से चेंज कर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 3 लाख, मतलब पहले 3 लाख पे आपको टैक्स नहीं पे करना। मतलब जितने भी बूढ़े लोग हैं उनको 50,000 का बेनिफिट दिया गया है कि अगर आपने 3 लाख तक की इनकम कमाई है तो आपको हम टैक्स नहीं लेंगे। परंतु 3,01,000 से 5 लाख तक, मतलब नेक्स्ट 2 लाख की बात हो रही है बेटा, नेक्स्ट 2 लाख पर, अगले 2 लाख पर जो टैक्स रेट होगा वो हो जाएगा बेटा 5%। अगर मैं कंपेयर करूं इसे इस पुराने वाले के साथ में, तो बेटा आपको देखना पड़ेगा कि सर ये जो 2.5 लाख है ये चेंज होके कितना हो गया है, 3 लाख हो गया, और यहां पर भी कितना आ गया, 3 आ गया है, और यहां कितना हो गया, 2 लाख हो गया, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम टू सेम वैसे चलेगा जैसे चलता है। 5,01,000 से लेकर 10 लाख तक रेट कितना होगा, 20%, और 10 लाख से ज्यादा रेट कितना हो जाएगा, 30%। समझ में आया बच्चों आपको? ये बिल्कुल आसान है,
मतलब 60 से लेकर 79, देखो 59 ईयर तक चलेगा ये वाला। अगर एक इंडिविजुअल जिसकी एज 59 ईयर तक है तो वो चलेगा बेटा ये वाला, ये स्लैब चलेगा उस पर। जैसे ही उसकी एज 59 से बढ़ जाती है, 60 का हो जाता है, तो स्लैब हो जाएगा ये वाला। पर याद रखना, ये जो इंडिविजुअल है जिसकी आप एज देख रहे हैं 60 से ज़्यादा है, ये रेजिडेंट होना चाहिए। सर मतलब कि जो 50,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला है एक बूढ़े आदमी को, वो बूढ़ा आदमी भारत का रेजिडेंट होना चाहिए। मतलब अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो उसे ये 50,000 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा, फिर उसका पुराना स्लैब मतलब 250 तक ही क्या रहेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। सर थोड़ा कंफ्यूज हो गई, बिल्कुल एक एग्जांपल करवाता हूं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए आपका। इधर देखो बेटा, अक्षत कह रहे हैं सर 80 प्लस होगा तो क्या होगा बेटा। अक्षत थोड़ा सा सब्र कीजिए, सब बताऊंगा। जो चल रहा है पहले उस पर ध्यान दीजिए। मिस्टर राम है जिनकी एज है 65 ईयर, और उनकी जो इनकम है बेटा, इनकम वो है 7,50,000। ठीक है। कैलकुलेट टैक्स पेबल इफ मिस्टर राम, नोट नहीं करना बेटा, नोट नहीं करना। बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा नोट अभी आपको मैं ना, ये बिल्कुल बेसिक ऐसे नोट नहीं करवा रहा। इफ मिस्टर राम ए रेजिडेंट इंडिया, या फिर ए नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। आइए इसको करते हैं, बहुत आसान है। कुछ बच्चों ने आंसर भी देना स्टार्ट कर दिया है, बहुत बढ़िया बात है बेटा। तो सबसे पहले अगर वो रेजिडेंट है तो क्या होगा, इनकम कितना है, 7,50,000 है, क्योंकि राम बूढ़े हो चुके हैं, 60 साल से ऊपर इनकी एज है। ठीक है, तो स्लैब का बेनिफिट मिलेगा इनको, और स्लैब कितना होगा बच्चों इनका, स्लैब हो जाएगा 3 लाख का। तो पहले 3 लाख पर टैक्स नहीं देना, 0% मतलब 0 टैक्स। अगले 2 लाख पर टैक्स कितना आएगा, 5% के हिसाब से 10,000। और अब जो अगला बच गया है 2,50,000, उस पे आएगा 20% के हिसाब से 50,000। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, 60,000 आ गया टैक्स। किसका, मिस्टर राम का, अगर वो रेजिडेंट है। अगर मिस्टर राम नॉन रेजिडेंट है, मतलब केस नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं, केस नंबर 2 की, नॉन रेजिडेंट, तो उस केस में क्या होगा, 7,50,000 का इनकम है भाई साहब का, तो इसे 50,000 का बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, पर इंडिविजुअल तो है ना वो, भाई इंडिविजुअल तो है वो, इसीलिए इसके पहले 2,50,000 पर टैक्स नहीं लगेगा, 0 टैक्स। अगले 250 पर कितना टैक्स होगा, 5%। मतलब उसे एक नॉर्मल इंडिविजुअल ही माना जाएगा। ये हो गया 12,500। और तीसरे केस में कितना होगा बच्चों, ये होगा 2,50,000 का 20%, जो आएगा 50,000। आंसर कितना हो गया, 62,500। ठीक है बच्चों, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। एग्जामिनर ऐसे घुमाता है बच्चा। दो बातें हमने सीखी। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजीपी की बात करें तो 250 टैक्स 0, अगले 250 पे 5%, अगले 5 लाख पर 20% और उसके अगले पर 30%। और यदि इंडिविजुअल की जो एज है वो 60 से ज़्यादा हो जाए या 60 हो जाए, साथ में अगर वो रेजिडेंट भी है, तो उसको 50,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब उसके पहले 3 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों,
हाँ सर समझ में आ गया। ओह सॉरी, मिस्टेक, माय मिस्टेक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा काम कीजिए आप। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये बुक निकालेंगे, अपना मॉड्यूल निकालेंगे, और इस मॉड्यूल में जो लिखा हुआ है, प्लीज़ मुझे मैसेज मत करना क्योंकि मैं आपके इस मैसेज बॉक्स को बंद कर रहा हूं। पढ़ते हैं। इंडिविजुअल नंबर 1, इंडिविजुअल नंबर 1, HUF नंबर 2, AOP BOI नंबर 3 और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नंबर 4। इन 4 लोगों का टैक्स रेट क्या रहेगा? 1 2 3 4 लिखा हुआ, खुद से पढ़िए। मैंने आपको समझा दिया, विद क्वेश्चन करा दिया आपको, आप तो खुद से पूरा पढ़िए, जल्दी से पढ़िए और मुझे बताइए कि हाँ सर हमें समझ में आ चुका है, ये हमने पढ़ लिया है, तो मैं आगे बढ़ूंगा बेटा। मैसेज कीजिए डन का, पूरा पढ़ना आपको लास्ट तक। डन। भावना ने कहा सर हमने पढ़ लिया। अमन कह रहे हैं डन सर। जयमन, सुरेश, श्रेया, आरव, सालोनी, अंकित, कुणाल, यश, विपिन, गार्गी, खुशी, आकांक्षा, सिमरन, रुद्रा, कृपा, शिवम। ठीक है बच्चों, सबने पढ़ लिया, समझ में आ गया सबको? यस सर समझ में आ गया है। रुकिए रुकिए, जल्दबाजी मत कीजिए, जल्दबाजी करोगे तो घबरा जाओगे, गलत कर दोगे। इसके नीचे का ये जो नोट है ना बच्चों, ये वाला नोट, ये नोट, इस नोट को अभी मत पढ़ना, इसको होल्ड कर देना। वैसे आप पढ़ोगे समझ में तो आ ही जाएगा, पर अभी भी इसमें कुछ और भी चीजें हैं जो मुझे निकालनी है, मेरे हिसाब से पढ़ाऊंगा इसको मैं, ठीक है? और आपको पढ़ना है इसके बाद वाला, Therefore, the slab rate for SSC would as follows. For senior citizen being resident, अपने बुक में प्रिंट आउट पर इसका ब्लॉक बना लीजिए। अगर आप मार्कर वो हाइलाइटर रखते हैं तो इसको हाईलाइट कर लीजिए बेटा, वर्ड रेजिडेंट लिखा हुआ है। अगर नॉन रेजिडेंट होगा तो स्लैब वही चलेगा जो अभी हमने देखा, एज ऑफ 60 और मोर बट लेस देन कितना है 80, तो स्लैब क्या हो जाएगा? ये स्लैब हम पढ़ चुके हैं, इस पे क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, जल्दी से इसको भी पढ़ दीजिए बच्चों। वेयर द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 3 लाख, नील होगा। 3 से 5 के बीच में 5% है, 5 से 10 के बीच में 20% है, और 10 से ऊपर जो भी होगा उस पर कितना होगा? 30%। सर इस आगे ये क्या लिखा हुआ है बेटा? ये आगे वो पुराने वाला टेक्स्ट को कैरी फॉरवर्ड करवा रहे हैं, ठीक है ना? बुक में लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए बढ़ते हैं। अगर एज आपकी 80 या उससे ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, अभी कितनी हो रही थी? अभी 60 से ज्यादा हो रही थी, अब 80 या उससे ज्यादा हो जाए और आप रेजिडेंट है तो पहले 5 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना होता, ठीक है ना? बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। तो देख लेते हैं। रेजिडेंट, फिर से ब्लॉक बना लो बेटा इसका, रेजिडेंट इंडिविजुअल, एज ऑफ 80 ईयर और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो पहले 5 लाख पर कुछ भी नहीं होगा टैक्स, अगले 5 लाख पर कितना होगा? 20%, और उसके अगले पर कितना होगा? 30%। तो मैं कह सकता हूं कि सर वो जो दो बीच स्टार्टिंग के जो 2 स्लैब थे उनको उन्होंने हटा दिया, 0 कर दिया, लास्ट में 5 लाख, फिर बाद में कहां ले गए? सीधे वो 10 लाख पे ले गए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? ये जल्दी से बताओ मुझे ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। यस सर समझ में आ गया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बेटा, समझ में आ गया। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है रियल में तो छोटा सा काम करोगे? हाँ सर बताओ क्या करना है। आप छोटा सा एक काम कीजिए, आप आइए पेज नंबर, कौन सा पेज है भाई?
ये पेज है 38 नंबर पेज पे आइए और इलस्ट्रेशन नंबर 1 ईमानदारी से खुद कीजिए। मुझे इलस्ट्रेशन नहीं आता बेटा, आप मुझे करके दिखाइए। क्या आपको ये इलस्ट्रेशन समझ में आया? इंस्टीट्यूट ने इतना मुश्किल क्वेश्चन पूछा है हमसे, क्या आप ये सॉल्व कर पाएंगे? पेज नंबर 38 पर इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो आपको अभी अटेंड करना है, मिस्टर एक्स वाला है, जिसकी टोटल इनकम 12 लाख रुपए की है, प्रीवियस ईयर 2021 है। और कंपेरिजन ऑफ इनकम का मतलब छोड़ दीजिए एक बार, क्या मतलब है छोड़ो उसको, ठीक है। कंप्यूट करना आपको टैक्स लायबिलिटी, जैसा मैंने बताया। अगर उसकी एज 45 होगा तो क्या होगा, 63 होगा तो क्या होगा, और 82 होगा तो क्या होगा। नीचे लिखा एज्यूम दैट मिस्टर एक्स नोट ऑप्ट फॉर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 BAC। इसका मतलब क्या पढ़ेंगे बेटा ना, इसको सब कुछ पढ़ाना है मुझे, तो आप आगे मत भागना, पहले सिंपल पढ़िए। हाँ बिल्कुल बेटा, सही बोला। रौनक ने कहा है कि सर यहाँ थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हमारी मॉड्यूल की बुक में। वेल डन रौनक, आपने ये ध्यान दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये डेज नहीं होगा, ओबेसी बात है। 82 दिन का जो छोटा बालक होता है वो कहाँ से 12 लाख कमा लेगा, है ना? तो नहीं हो पाएगा। ये ईयर है बेटा, ये थोड़ा मिस्टेक है, उसको ठीक कर लेना आप। सॉल्व कर लीजिए बेटा, अपने आप सॉल्व कर लीजिए। आप चाहो तो मॉड्यूल से देख के सॉल्व कर लो, चाहो तो लिख के सॉल्व करो, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सर ये 4% क्या ऐड कर रहा है? 4% जो भी ऐड कर रहा है उसे छोड़ो, एक बार हटाओ इसको। आपको तो सिर्फ ये बताना है ये अमाउंट आ रहा है कि नहीं आ रहा आपसे। इनको छोड़ो, सबको पे आएंगे बेटा, अभी सब कुछ करना है अभी हमें। डन, बढ़ सकते हैं आगे। सारे कर लिए ना, तीनों केस कर लिया आपने? यस सर, चलिए बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते हैं। प्लीज फिर से ध्यान देना। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लगाता हूं। कुछ दो बातें जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, प्लीज ध्यान देना, आप थोड़ा टेक्निकल है। एक मिस्टर राम हैं जिनका 60वां बर्थडे जो है, 68 बर्थडे, आता है 15 मार्च 2021 को, ठीक है। इनकी जो इनकम है वो है बेटा 15 लाख रुपए की। कैलकुलेट टैक्स पेबल। कुछ भी नहीं लिखना प्लीज, सब कुछ बताऊंगा बेटा जो लिखना है, फालतू चीजें मैं नहीं लिखवाऊंगा, समझ आने के लिए करवा रहा हूं अभी आपको। मिस्टर राम जिनका 60वां बर्थडे आता है 15/3/2021 को, और इनकी इनकम है 15 लाख रुपए की। आपको इसका टैक्स बताना है। सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो 1/4/2020 से स्टार्ट हुआ होगा, 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ होगा, और ये एंड कब हो रहा होगा? 31 मार्च 2021 को एंड हो रहा होगा, ठीक है। अब ये जो राम जी हैं, इनका जो जन्मदिन है 60वां, मतलब ये 60 साल के कब हो रहे हैं बेटा? ये 60 साल के हो रहे हैं 15 मार्च 2021 को। इसका मतलब इस दिन से पहले, इस दिन से पहले ये कितने साल के थे? 59 ईयर के थे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इसे सीनियर सिटीजन माने या नॉर्मल सिटीजन माने? तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी देना स्टार्ट कर दिया है। बेटा लॉ में क्या लिखा था? लॉ में लिखा है कि यदि आप ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यदि आप ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर
60 साल या उससे ज़्यादा के हो जाते हैं तो आप क्या माने जाएंगे? सीनियर सिटीजन माने जाएंगे। क्या ये ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब पूरे 12 महीने में, पूरे 12 महीने में कभी भी 60 साल का हो रहा है क्या? आंसर है यस सर। ये लास्ट के जो 15 दिन है इसमें 60 साल का हो गया है, इसलिए इसका जो स्लैब रेट होगा, जो स्लैब रेट होगा वो कितना होगा बेटा? 3 लाख रुपए का। ठीक है, हमने इससे एक चीज सीखी है अभी कि सर जरूरी नहीं है कि आपको 1 अप्रैल को 60 साल का होना है। अगर आपने पूरे साल में कभी भी 60 साल की एज को ले लिया है, इसका मतलब क्या हो गया है कि आप सीनियर सिटीजन माने जाएंगे और आपको 3 लाख का बेनिफिट मिलेगा, बशर्ते आप रेजिडेंट हों। ठीक है बच्चों? हाँ सर, ये समझ में आया। सर यदि 31 मार्च को बर्थडे हो तो क्या हो? बेटा क्या 31 मार्च को बर्थडे होगा तो भी तो लास्ट दिन 60 साल का तो हो ही रहा है। क्वेश्चन मेरा अब आपसे ये है, ये तो आसान बात थी, अब करते हैं सीए स्टूडेंट वाली बात। विनायक का क्वेश्चन है सर असेसमेंट ईयर में होगा। चलो विनायक आपका क्वेश्चन भी ले लेते हैं, पर पहले मेरा क्वेश्चन लिखिए। लिखना नहीं है, देखना बेटा, ये भी नहीं लिखना, देखना ये भी कि मिस्टर राम जो एक रेजिडेंट है, इनका जो 60वां बर्थडे है वो आता है 1 अप्रैल 2021 को, और इनकी जो इनकम है वो है 15 लाख रुपए की। अब मुझे बताओ उस पर जो स्लैब रेट है, स्लैब रेट वो 250 का लगेगा या फिर 3 लाख का लगेगा? कुछ बच्चों ने 3 लाख लिखा है और ज्यादातर बच्चों ने 250 लिखा हुआ है। जिन बच्चों ने 2,50,000 लिखा हुआ है वो बच्चे मेरी कैटेगरी के हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मैं भी 2,50,000 ही बोलता था। आज से 2 साल पहले, मतलब फाइनेंस एक्ट 2018 में एक अमेंडमेंट आया। अमेंडमेंट तो नहीं कह सकते, हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन क्या होता है सर, बात करेंगे बाद में। और ये क्लैरिफाई किया कि सर जिसकी एज 1/4/2021 को 60 साल की हो रही है, अब सोचिए बच्चों, आज मेरा बर्थडे है, आज मैं मान लीजिए 1/4/2021 को 32 ईयर का हो जाता हूं या मैं 60 ईयर का हो जाता हूं। जिस दिन मेरा बर्थडे होता है उस दिन तो मैं 32 साल 1 दिन का हो जाऊंगा ना। कंप्लीट कब करूंगा भाई? मैंने अपने 60 साल कंप्लीट तो कल ही कर लिए थे, मतलब 31 मार्च को मैंने अपने 60 साल कंप्लीट कर लिए। आज तो 60 साल 1 दिन का हो गया हूं। इसीलिए नोटिफिकेशन आई है कि अगर किसी की एज, जिसका बर्थडे 1 अप्रैल को वो 60 साल का या 80 साल का हो रहा है, तो उसके प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर कौन सा बेटा? ये वाला तो है प्रीवियस ईयर आपका 1/4/20 से लेकर 21 तक का, उसमें 3 लाख का उसे बेनिफिट मिलेगा। क्या आपको ये बात समझ में आई सबको? जितने बच्चों ने 2,50,000 लिखा है, क्या आप सबको ये बात समझ में आई? बच्चा ये मैंने क्यों लिखा? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर रिपीट कर दूं, मैं फिर कह रहा हूं बेटा, एक नोटिफिकेशन है, सीबीडीटी ने नोटिफाई किया है कि जिसका बर्थडे 1 अप्रैल को आता है वो सही मायने में 60 साल का तो 1 दिन पहले हो जाता है। बर्थडे वाले दिन तो वो 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है बेटा। आपका जब बर्थडे आता ना, वो दिन, उस दिन तो आपने जन्म ले लिया है, उसके ठीक 1 दिन पहले आपने सर्टेन एज कंप्लीट कर ली है, उस दिन तो आप वो सर्टेन एज प्लस 1 दिन हो जाते हैं, इसीलिए उसको हायर बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों? बहुत सारे बच्चों ने लिखा है सर बिल्कुल समझ में आ गया है। तो आइए, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो प्लीज़ मेरे दोस्तों आप छोटा सा काम कीजिए मेरे लिए ये जो इतना भारी भरकम सा लिखा हुआ है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। आप कहेंगे तो मैं भी साथ में पढ़ लूँगा, पर पहले आप पेज नंबर, कौन सा पेज है भाई, पेज नंबर 37 के ऊपर एक नोटिफिकेशन आपको दिया हुआ है क्लैरिफिकेशन वाला,
एक क्लैरिफिकेशन आपको दिया हुआ है बेटा, वो आप निकाल लीजिए जो आपके सामने नजर आ रहा है यहाँ पर। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग अटेंडिंग प्रिस्क्राइब्ड एज ऑफ 60-80 ईयर ऑन 31st March itself in case of सीनियर और वेरी सीनियर सिटीजन। सीनियर कौन होता है बेटा? 60 से 79 के बीच में सीनियर सिटीजन होता है, और 79 से लेकर जितना भी ऊपर जाता है वो वेरी सीनियर सिटीजन कह सकते हैं, और कुछ किताबों में उसको सुपर सीनियर सिटीजन कहते हैं। जैसा भी है, जो भी नाम लो आप, हमारी इंस्टीट्यूट की बुक उसे वेरी सीनियर सिटीजन बोलती है। हु इज द डेट ऑफ बर्थ फॉल ऑन 1 अप्रैल। तो सर्कुलर आपके सामने है, सर्कुलर नंबर 28 2016 का है, जो 27/7/2016 को आया था और 2018 में एप्लीकेबल हो गया था। ठीक है, अब ये पूरी कहानी आपको पढ़नी है। देखते हैं कितने बच्चों को ये कहानी समझ में आती है। पढ़िए बच्चों। काम की बात कहां से लिखी हुई है? काम की बात लिखी हुई बेटा यहां से। CBDT हैज वाइड द सर्कुलर क्लेरिफाइड दैट द पर्सन बोर्न 1 अप्रैल, अगर कोई 1 अप्रैल को जन्मा है, वुड बी कंसिडर एज हैव अटेंडिंग द पर्टिकुलर एज। कब वो पर्टिकुलर एज को अटेंड कर लेगा? 31 मार्च को एंड कर लेगा। द डेट प्रिसीडिंग द एनिवर्सरी ऑफ द बर्थडे। बेसी बात है भाई, जिस दिन आप 60 साल के हैं, जो जिस दिन आपका बर्थडे है ना, उसके ठीक एक दिन पहले आप क्या हो जाते हैं? 60 साल के हो जाते हैं। मतलब आप नहीं, आप तो बच्चे हैं भी, मतलब जो भी है। इन पर्टिकुलर द क्वेश्चन ऑफ द अटेनमेंट ऑफ द एज ऑफ द एलिजिबिलिटी ऑफ द बीइंग कंसिडर ए सीनियर वेरी सीनियर सिटीजन वुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ अबव क्राइटेरिया। तो ये जो कहानी है ना बेटा, ये वाली, बस ये कहानी ही काम की है। इसको आप ब्लॉक में डाल के डबल स्टार लगा लेना। बाकी ये जो राम कहानी लिखी है, बस सिर्फ पेज बढ़ाने के लिए लिखी हुई है, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए लिखी हुई है। हमारी बुक का वॉल्यूम मोटा हो जाए, बुक बच्चे डरने लग जाए, इसलिए लिखी हुई है। और आप सभी मित्तल कॉमर्स क्लासेस के स्टूडेंट हैं, इसलिए आप नहीं डरने वाले इन ज्यादा बातों से। पढ़ दिया आपने सारा? चलिए, समय भी कह रहा है कि मैं भी हो चुका हूं कंप्लीट। तो व्हाट इज CBDT? शिवम का क्वेश्चन है बेटा। CBDT एक ऐसा, कल हमने बताया भी था मैंने आपको, जो इनकम टैक्स का जो बोर्ड है, जो इनकम टैक्स जिसमें काम करता है, या इनकम टैक्स के ऊपर जो सुप्रीम बॉडी है, वो CBDT है बेटा। इसके अंदर ही काम होता है सारा का सारा। 2 बोर्ड होते हैं हमारे, एक CBDT एक CBEC है, वो करेंगे कल क्लास में बात करेंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स बेटा, यस बेटा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं CBDT को। कल बात करेंगे इसकी। तो आज के लिए इतना ही, समय हो चुका है। कल मिलते हैं फिर से। सबको बाय बच्चों, और अपना ध्यान रखना, घर पे रहना, सेफ रहना। बाय बच्चों।